यूज हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अक्षय कुमार की नई मूवी सरफिरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सरफिरा मूवी की जैसे स्टार्टिंग होती है वैसे हम एक प्लेन को देखते हैं जो प्लेन एयर डेक्कन नाम की कंपनी का होता है। लेकिन ये प्लेन जब लैंड करने वाला होता है तभी जिस एयरपोर्ट पर इसे लैंडिंग करनी होती है उसके ऑफिसर्स उसे मना कर देते हैं एंड वो सिंपली एयर डेक्कन के प्लेन के पायलट से कहते हैं कि वो उनके एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग नहीं कर सकता है। लेकिन फिर इसकी होती है यानी कि अक्षय कुमार की, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है वीर, एंड उनके हाथों से उनका माइक्रोफोन छीनकर एयर डेक्कन के प्लेन के पायलट से बोलता है कि अगर एयरपोर्ट वाले उसे यहाँ पर लैंडिंग करने दे रहे हैं तो उसे जल्दी से पास के एयरफोर्स स्टेशन के पास जाना होगा, क्योंकि उस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी एक रनवे है एंड इसीलिए वो अपने प्लेन को वहाँ पर लैंड कर सकता है। अब ये सुनने के बाद एयर डेक्कन के प्लेन का जो पायलट होता है वो जल्दी से अपने प्लेन को एयरफोर्स स्टेशन के पास ले जाता है एंड वहाँ के रनवे में लाकर उसे लैंड कर देता है। इसी टाइम पर अक्षय कुमार यानी कि वीर अपने दोस्त को बाइक पर लेता है एंड वो भी जल्दी से एयरफोर्स स्टेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि अब क्योंकि वीर और उसका दोस्त बिना परमिशन के अंदर आए हैं एंड उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे प्लेन को वहाँ पर लैंड करवाया है, इसीलिए एयरफोर्स के ऑफिसर्स उन सबको हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन अब इस पूरे सीन के बाद ही हमें पता लगता है कि ये पूरा का पूरा सीन कहानी में बहुत आगे का है और फिर इसीलिए यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसे समझाने के लिए कहानी हमें सीधा 6 साल पीछे लेकर जाती है, यानी कि साल 1997 के अंदर, क्योंकि यहाँ से इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से ट्रैवल करते हुए सीधा वीर के घर जा रही होती है, यानी कि अक्षय कुमार के। एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये लोग बेसिकली वीर के पास रिश्ते के लिए जा रहे हैं। और वैसे तो इस लड़की के पेरेंट्स को पता होता है कि वीर कोई भी काम धंधा नहीं करता है, लेकिन अब क्योंकि उनकी बेटी के भी कई सारे रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं इसीलिए वो लोग मजबूरी में वीर को देखने जा रहे होते हैं। अब इसके आगे लोग जैसे वीर के गाँव पहुंचते हैं वैसे वो लोग देखते हैं कि वीर का जो पूरा गाँव है वो बहुत ही ज्यादा उजड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ के आसपास की सारी जमीनें बंजर है, वो एक बिल्कुल ही जंगली इलाका है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब लड़की और लड़के के घर वाले वीर को पहली बार देखते हैं तब उस टाइम पर वीर अपने दोस्त के मरने पर नाच रहा होता है और इसीलिए लड़की के घर वालों को ऐसा लगता है कि वीर एक पागल है या फिर यूं कहें वो एक सरफिरा है। लेकिन इसके बाद ही वो लोग रिश्ते के लिए सीधा वीर के घर जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वीर के घर पहुंचते हैं तब वो ये देखते हैं कि वीर के पास अपना कोई पक्का मकान नहीं है, बल्कि वो अपनी मदर के साथ एक टेंट में रहता है। अब यहाँ पर ये लोग जैसे रिश्ते के लिए आते हैं वैसे वीर उनके सामने आता है और वो सब कुछ सच बता देता है। वो लड़की से उसके घर वालों से कहता है कि वो से कई साल पहले एयरफोर्स के अंदर कैप्टन था, लेकिन सालों पहले उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और वो इसीलिए क्योंकि उसका ये सपना है कि वो खुद की एक एरोप्लेन की कंपनी खोले और अपनी कंपनी के एरोप्लेन के अंदर वो सारे गरीब लोगों को सस्ते रेट में प्लेन की यात्रा करवाए। लेकिन इसके आगे वीर उन सबको बताता है कि उसे अपनी कंपनी खोलने के लिए डीजीसीए का लाइसेंस चाहिए, यानी कि प्लेन उड़ाने का लाइसेंस, और इसके साथ ही उसे कंपनी खोलने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। लेकिन इसके लिए वो 24 बैंकों से बात कर चुका है और 24 के 24 बैंकों से लोन देने से मना कर चुके हैं। इसके साथ ही वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तलाश में भी है, यानी कि ऐसा इन्वेस्टर जो कि उसके आइडिया में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन आज तक उसे कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट भी नहीं मिला है और फिर इसलिए वीर लड़की और उसकी फैमिली से कहता है कि मैं आप सबसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ एंड इसीलिए मैंने आप सबको अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अब हम ये नोटिस करते हैं कि लड़की के घर वाले इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जो लड़की वीर को देखने आई होती है जो कि एक्चुअल में मूवी के अंदर एक्ट्रेस राधिका मदान है, वो वीर को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे वीर की ऑनेस्टी काफी पसंद आती है। और फिर इसके बाद वो भी वीर से बातें करना स्टार्ट करती है। बातों बातों में वो भी वीर को बताती है कि उसका भी ये सपना है कि वो अपनी खुद की बेकरी की दुकान खोले और अपने इस बेकरी के बिजनेस को काफी बड़ा बनाए। अब उसके इस एम्बिशन को देखकर वीर भी उसे पसंद कर लेता है और इसलिए वीर उसे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन राधिका मदान ये बोलती है कि वो अपना जवाब आज नहीं बल्कि कल देगी एंड फिर इसके लिए वो लोग वहाँ पर खाना खाते हैं और रात बिताने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं, यानी कि वीर के घर के अंदर। और वो इसीलिए क्योंकि वीर बहुत ही जंगली इलाके में रहता है, इसीलिए शाम होने के बाद ही वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई भी सिस्टम नहीं होता है एंड इसीलिए राधिका मदान और उसकी फैमिली को अपने घर वापस जाने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि जब राधिका और उसकी फैमिली वहाँ पर सोते हैं तब रात को राधिका जाकर सीधा वीर के पास आती है और वो वीर से बात करते हुए उससे कहती है कि उसने उसकी मदर से बात की थी और वीर की मदर ने उसे बताया था कि उनके गाँव में काफी बड़ा घर है और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी जमीनें भी है। एंड फिर इसके लिए राधिका वीर से पूछती है कि आखिर जब उसके पास उसके गाँव में इतना बड़ा घर है और इतनी सारी जमीनें हैं तो आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से वो यहाँ पर रहता है, क्योंकि जाहिर है जिसके पास इतना बड़ा घर हो उसे जंगल में टेंट लगा के रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब राधिका के इन सारे सवाल को सुनने के बाद ही वीर उससे बातें करता है और फिर वीर उसे अपनी कहानी बताता है। वीर उससे कहता है कि ये सारी बातें बिल्कुल सच है, गाँव में उसका एक काफी बड़ा घर है एंड उसके पास काफी सारी जमीनें भी है और उनके गाँव में उनकी बहुत इज्जत है। आगे वीर बताता है कि उसके फादर एक टीचर थे और वो बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी थे, इसलिए वो अपनी जिंदगी बहुत ही उसूलों से जीते थे एंड दैट्स व्हाई पूरा गाँव उनकी इज्जत करता था। लेकिन काफी साल पहले हमारा गाँव काफी पिछड़ा था, ना तो हमारे गाँव में बिजली थी और ना ही प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। यहाँ तक कि हमारे गाँव के पास तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं था, इसलिए वहाँ पर कोई ट्रेन भी नहीं रुकती थी और लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। लेकिन मेरे पिता ने सालों तक सरकार को चिट्ठियां लिखी और उनसे गुजारिश की कि वो गाँव को बिजली प्रदान करें और फिर उनके 20 सालों तक चिट्ठी लिखने के बाद ही सरकार ने उनकी मांगे सुन ली और उन्होंने हमारे गाँव में बिजली दे दी। हालांकि सरकार ने हमारे गाँव में बिजली तो दे दी थी, लेकिन बिजली के साथ साथ मेरे पिताजी ये भी अर्जी डालते थे कि हमारे गाँव में ट्रेन रुके, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी इस बात को कभी नहीं माना था। अब वीर जब छोटा था तो वो बचपन से अपने फादर को ये चिट्ठियां लिखते हुए देखता था और वैसे तो बचपन में वीर अपने पिता के आदर्शों को बहुत मानता था, लेकिन जब धीरे धीरे करके वीर जवान हो गया तब उसने नोटिस किया कि उसके पिता की चिट्ठियां लिखने से कुछ भी नहीं होता है और इसलिए वीर ने ये डिसाइड करा कि अगर उन सबको उनके गाँव में ट्रेन को रोकना है और गाँव के लिए रेलवे स्टेशन बनाना है तो उसके लिए उन सबको प्रोटेस्ट करना होगा। अब इसके लिए वीर अपने गाँव के कई सारे आदमियों को इकट्ठा करता है और सीधा ट्रेन की पटरी पर प्रोटेस्ट करता है और ट्रेन को चलने से रोकता है। लेकिन ये चीज वीर के फादर देख लेते हैं और इसीलिए वो पुलिस में कंप्लेन करके उन सबको वहाँ से हटवा देते हैं और फिर इसीलिए जब वीर अपने घर वापस आता है तब उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो वीर से कहते हैं कि उन्होंने हमेशा ही नॉन वायलेंस का यूज किया है, लेकिन आज वीर ने जो किया उसे दंगा करना कहते हैं और इसलिए आइंदा से वीर को ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन वीर जैसे अपने फादर की बात सुनता है वैसे वीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फादर को अपोज करते हुए उनसे कहता है कि उसके फादर ने जिंदगी भर नॉन वायलेंस को अपनाया और सालों तक सरकार को चिट्ठियां लिखते रहे, लेकिन इन सबसे कुछ भी नहीं हुआ और इसलिए सरकार उनकी बातें तभी सुनेगी जब वो लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हालांकि इसके साथ ही वीर अपने फादर को कई सारी उल्टी बातें बोलता है एंड वो अपने फादर से ये भी बोल देता है कि वो असल में एक हारे हुए इंसान है जो कि अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। एंड फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि वीर के फादर को वीर की बातों से बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो वीर को चाटा मारते हैं एंड उसे घर से निकाल देते हैं। अब इसके बाद जब वीर के फादर उसे घर से निकाल देते हैं तब वीर सीधा एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेता है और एयरफोर्स के अंदर एक काबिल ऑफिसर बन जाता है और फिर धीरे धीरे करके वीर एक कैप्टन बनता है एंड एयरफोर्स के अंदर एयरक्राफ्ट उड़ाने लगता है और वीर ऐसा करने में काफी बढ़िया होता है। इसी दौरान वीर के कई सारे दोस्त बनते हैं जिनमें से वीर के 2 दोस्त बहुत ही पक्के होते हैं और वो भी वीर की तरह एयरफोर्स के पायलट ही होते हैं। हालांकि इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि वीर को जब कभी भी मौका मिलता है तब वो अपने गाँव में अपनी मदर को चिट्ठी भेजता है और कभी कभी वो अपने घर वालों से बात करने के लिए फोन भी करता है। अब कुछ साल बाद एक टाइम ऐसा भी आता है
जब वीर के फादर को अपने बेटे वीर की बहुत याद आती है एंड इसलिए वो वीर की मदर के साथ अपने बेटे से बात करने आते हैं। लेकिन वीर के फादर जैसे फोन पर आते हैं वैसे वीर के फोन कॉल का टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से फोन कॉल कट जाता है और वीर अपने फादर से बात नहीं कर पाता है। लेकिन वीर के फादर को ये देखकर ऐसा लगता है कि उसके बेटे वीर ने जानबूझकर फोन काट दिया है और वो इसीलिए क्योंकि वीर उनसे गुस्सा है एंड वो अपने फादर से बात नहीं करना चाहता है और फिर इस वजह से वीर के फादर को और ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तब भी वीर ये बताता है कि एयरफोर्स एकेडमी के अंदर उसकी जॉब काफी अच्छी चलती है एंड वो वहाँ पर काफी हैप्पी होता है। लेकिन इसके ठीक बाद हम देखते हैं कि वीर और राधिका के पास राधिका के पेरेंट्स आ जाते हैं और अब क्योंकि राधिका रात के टाइम पर वीर के साथ बैठी होती है इसलिए उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ ले जाते हैं एंड वीर की कहानी यहीं पर रुक जाती है। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तब राधिका अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो वीर से कहती है कि वो अपना जवाब बाद में देगी और वो इसीलिए क्योंकि वो ये जानती है कि वीर का ये सपना है कि वो अपनी एविएशन की कंपनी खोले यानी कि एयरप्लेन्स की कंपनी। और इसके साथ ही राधिका ये खुद भी बताती है कि वो भी अपनी बेकरी खोलना चाहती है एंड इसीलिए वो ये कहती है कि उन दोनों को पहले अपने अपने सपने को पूरा करना चाहिए और फिर उसके बाद ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। और फिर इसके बाद ही राधिका अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। अब इसके कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि वीर अपनी कंपनी खोलने के लिए कई सारे और बैंकों के पास जाता है, लेकिन हर जगह से वीर को यही सुनने को मिलता है कि वो बैंक वीर को लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि एज ऑफ कोर्स वीर के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और इसके साथ ही जब वीर वीसीस के पास जाता है यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट के पास तो वो सारे वीसीस भी वीर से नहीं मिलते हैं और वीर सिर्फ और सिर्फ उनकी कंपनी के चक्कर काटता रह जाता है। हालांकि इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि एयरफोर्स के अंदर वीर के जो दो दोस्त उसके पक्के दोस्त होते हैं उन्होंने भी वीर के साथ पार्टनरशिप कर ली होती है और इसीलिए उन्होंने भी सालों पहले वीर के साथ ही एयरफोर्स की जॉब को छोड़ दिया होता है। एंड अब इन तीनों का ये सपना होता है कि वो अपनी एविएशन की कंपनी को खोल के ही रहेंगे। इसके लिए वो दोनों भी वीर के साथ मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। अब वीर और उसके दोनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई और तरीका अपनाना होगा क्योंकि वो लोग अब तक बहुत सारे बैंकों से लोन मांग चुके हैं लेकिन किसी भी बैंक ने उन्हें कंपनी खोलने के लिए लोन नहीं दिया है। और इसके साथ उन्होंने जितने भी वीसी से बात करने की कोशिश की है उनमें से उनकी बात किसी से भी नहीं हुई है क्योंकि एज ऑफ कोर्स उन्हें किसी का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला है। एंड फिर इसके लिए वीर डिसाइड करता है कि अब वो सीधा उनसे मिलेगा जो उसके रोल मॉडल है। अब यहाँ पर हम सब ये जानते हैं कि जैज एयरलाइंस नाम से एक बहुत ही बड़ी एविएशन कंपनी होती है एंड उसके जो मालिक होते हैं उनका नाम होता है परेश गोस्वामी जो कि बेसिकली एक्टर परेश रावल होते हैं और यही वीर के रोल मॉडल होते हैं क्योंकि आज से बहुत साल पहले परेश गोस्वामी के पास भी कुछ भी नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जैज एयरलाइंस कंपनी खोली थी और उसे आज सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बना दिया था। एंड इसीलिए वीर का भी सपना होता है कि वो भी परेश गोस्वामी की तरह अपनी एयरलाइंस कंपनी को चालू करें और गरीब लोगों को हवाई यात्रा कराने का जो उसका सपना है उस सपने को पूरा करें। इसके लिए वीर डिसाइड करता है कि वो जैज एयरलाइंस के प्लेन के अंदर एक बिजनेस टिकट खरीदेगा और अब क्योंकि परेश गोस्वामी भी अपनी जैज एयरलाइंस से ट्रैवल करते हैं इसीलिए बिजनेस टिकट खरीदने की वजह से उसकी मुलाकात वहाँ पर परेश गोस्वामी से हो जाएगी और फिर वहाँ पर वो उन्हें अपना आइडिया बताएगा जिसके बाद हो सकता है कि परेश गोस्वामी उसके वीसी बन जाए एंड उसे कंपनी खोलने के लिए उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। अब यही सोचकर वीर सीधा टिकट लेता है एंड वो एयरपोर्ट में सीधा चेक इन कराने आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जब वो चेक इन करवा होता है तब वो देखता है कि उसके आगे जो लेडी है उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेज है और जो एक्स्ट्रा लगेज है उनके अंदर अचार पापड़ है लेकिन उसके एक्स्ट्रा होने की वजह से जो एयरपोर्ट के ऑफिसर्स हैं वो उन्हें वो सब अंदर ले जाने से मना कर रहे हैं। एंड फिर इसके लिए वीर उनकी हेल्प करता है और वो उनसे कहता है कि वो उनके अचार पापड़ को अपने साथ रख लेता है और वो उसे अपना बैगेज बता देगा जिससे कि उस लेडी का पूरा सामान प्लेन में आ जाएगा और जब वो लोग दिल्ली में उतरेंगे तब वो उनके सामान को उस लेडी को वापस कर देगा। ये सुनकर वो लेडी मान जाती है और वो वीर की हेल्प ले लेती है एंड फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं जिस टाइम पर वो लेडी वीर को बताती है कि वो असल में एक जर्नलिस्ट है एंड वो एक रेडियो कंपनी के लिए काम करती है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वीर सीधा फ्लाइट के अंदर आ जाता है और अपनी बिजनेस क्लास की सीट पर बैठ जाता है एंड फिर वहीं पर वीर ये देखता है कि उससे थोड़ी सी आगे वाली सीट के ऊपर परेश गोस्वामी आकर बैठा है यानी कि जैज एयरलाइंस का मालिक और वीर का रोल मॉडल। यहाँ पर परेश गोस्वामी से मिलकर वो उससे बातें करता है एंड वो उससे अपना हाथ मिलाता है लेकिन जैसे परेश गोस्वामी वीर से हाथ मिलाता है वैसे उसके बाद ही परेश गोस्वामी अपने हाथ को सैनिटाइज करने लगता है जो देखकर वीर को थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन इन बातों को इग्नोर करके वो उनसे कहता है कि वो असल में एक एयरलाइंस की कंपनी खोलना चाहता है और अपनी एयरलाइंस की कंपनी के अंदर वो जितने भी प्लेन्स रखेगा वो उनके टिकट प्राइस को बहुत ही कम रखेगा ताकि आम लोग भी उसके प्लेन्स के अंदर ट्रैवल कर सके क्योंकि अगर अभी के टाइम पर देखा जाए तो इस टाइम पर प्लेन्स के अंदर से वही ट्रैवल करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है यानी कि रिच क्लास पीपल। और इसीलिए वीर का सपना है कि वो हमारे देश के गरीब लोगों को भी एयरप्लेन का एक्सेस दे। हालांकि परेश गोस्वामी जैसी वीर की बातों को सुनता है वैसे वो वीर से कई सारे काउंटर क्वेश्चन करता है और वो वीर से पूछता है कि आखिर वो सस्ते में टिकट कैसे देगा क्योंकि एज ऑफ कोर्स प्लेन के बहुत सारे खर्चे होते हैं। बट इसके लिए वीर उसे अपनी सारी बातें बताता है और वो परेश गोस्वामी को वो सारे तरीके बताता है जिनके जरिए वो अपने प्लेन के खर्चे को कम कर सकता है ताकि टिकट के प्राइस को सस्ता रखा जा सके। अब इन सबको सुनकर परेश गोस्वामी वीर से कहता है कि उसका आइडिया काफी बढ़िया है लेकिन इसके बाद ही वो उसे कहता है कि बेशक से उसका आइडिया कितना ही बढ़िया हो लेकिन तभी वो उसके आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करने वाला और वो इसीलिए क्योंकि उसके हिसाब से जो एरोप्लेन है वो सिर्फ रिच पीपल के लिए है और सिर्फ अमीरों को एयरप्लेन के अंदर ट्रैवल करना चाहिए और अगर गरीब लोग एयरप्लेन के अंदर ट्रैवल करेंगे तो उससे अमीर लोगों को बहुत दिक्कत होगी और इसीलिए परेश गोस्वामी ऐसा कभी नहीं होने देगा। हालांकि वीर परेश गोस्वामी की जैसी इन बातों को सुनता है वैसे वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसके लिए परेश गोस्वामी उसका रोल मॉडल था लेकिन आज जब वो उसके सामने गरीबी और अमीरी की बातें कर रहा था उन्हें सुनकर वीर को बहुत धक्का लगता है। लेकिन फिर तभी वीर ये समझ जाता है कि वो परेश गोस्वामी को जैसा आदमी समझता था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है बल्कि असल में वो ऐसा इंसान है जो कि गरीब लोगों से बहुत नफरत करता है और इसीलिए वो चाहता है कि गरीब लोग कभी भी एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल न करें। और फिर इन सारी बातों के बाद ही परेश गोस्वामी अपने गार्ड्स को बुलाता है और वो उसे कहता है कि वो सीधा वीर को उठा और सीधा इकोनॉमी में डाल दे क्योंकि वो इस टाइम पर उसके बगल में बैठा है वो उसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वीर उसके गार्ड से बहस करता है और वो सबसे कहता है कि उसने बिजनेस क्लास के टिकट को खरीदा है और इसलिए यहाँ पर बैठना उसका राइट है क्योंकि ये सीट उसकी है। लेकिन वो जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि परेश गोस्वामी उस प्लेन को वापस मोड़ लेता है और एरोप्लेन जो कि मुंबई से दिल्ली जा रहा होता है वो वापस मुड़कर मुंबई आ जाता है और फिर वो वीर से कहता है कि उसे प्लेन से उतरना पड़ेगा क्योंकि अगर वो प्लेन से नहीं उतरेगा तो फिर इस प्लेन में बैठा कोई भी आदमी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। और जब वो वीर को उतार होता है तो वो वीर से कहता है कि तुमने बिजनेस क्लास की टिकट खरीदी थी और इसीलिए बेशक से ये टिकट तुम्हारी थी लेकिन ये पूरा का पूरा एरोप्लेन और पूरी की पूरी कंपनी मेरी है और इसीलिए अगर एयरप्लेन की इंडस्ट्री में कुछ भी करना है तो वो सिर्फ मैं ही करूंगा। हालांकि जब वीर को फिर से मुंबई के एयरपोर्ट के ऊपर उतार दिया जाता है तब वीर वहाँ से निराश होकर जा रहा होता है लेकिन तभी वीर से मिलने के लिए आदमी आता है जो कि ये आदमी होता है यानी कि एक्टर प्रकाश बेलावादी और ये वीर से मिलकर वीर से कहते हैं कि वो भी परेश गोस्वामी के साथ ही प्लेन के अंदर थे और इसीलिए उन्होंने भी वीर का पूरा आइडिया सुना था और उन्हें वीर का आइडिया काफी पसंद आया था। लेकिन वो इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वीर अपने पूरे आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके लिए वीर उनके साथ एक होटल में आता है जो कि काफी छोटा होटल होता है एंड वहाँ पर लाकर वो उन्हें सांबर डोसा खिलाता है। उसको स्वाद एक्टर प्रकाश को काफी पसंद आता है और फिर इसे खिलाकर वीर उन्हें समझाता है कि यहाँ बगल में एक 5 स्टार होटल है और वहाँ पर भी ऐसा सेम सांबर डोसा मिलता है लेकिन जहाँ इस छोटे होटल के अंदर इसका रेट 20 रुपए है वहीं 5 स्टार होटल के अंदर इसका रेट 200 रुपए है। अब डिफरेंस समझाते हुए वीर उनसे कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि 5 स्टार होटल के खर्चे बहुत है, उनका स्टाफ, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका लेविश इंटीरियर और इस तरह के बाकी खर्चे, और ये जो छोटा होटल है इसके ऐसे कोई खर्चे नहीं है, इसीलिए वो लोग सेम खाने को सस्ते में दे पा रहे हैं। और फिर इसके आगे वीर कहता है कि हम भी अपने प्लेन के अंदर ऐसे
नहीं करेंगे। हम कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो सारी चीजें हटा देंगे जिसकी हमारे पैसेंजर्स को बिल्कुल भी नीड नहीं है। जैसे कि हम प्लेन के अंदर स्टाफ कम रखेंगे ताकि हमें कम फ्यूल को यूज करना पड़े, और हम प्लेन के अंदर खाना, पानी और न्यूज़पेपर्स भी नहीं देंगे ताकि उससे भी हमारा कॉस्ट बहुत कमा सके। एंड इन सब तरीकों से हम सस्ते में लोगों को ट्रैवल करवा पाएंगे। अब वीर की इन सारी बातों को सुनकर प्रकाश को उनका आइडिया बहुत पसंद आता है, और फिर इसके लिए वो वीर को बुलाता है एंड उसे कहता है कि वो उसकी कंपनी में आ जाए और वहाँ पर आकर उसकी कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबके सामने अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताएं। और अगर वहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स को उसका आइडिया पसंद आता है तो समझो उसकी कंपनी के अंदर वो लोग इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये खबर सुनकर वीर काफी खुश होता है, और फिर इसके लिए वो सीधा राधिका से मिलने जाता है। राधिका से मिलकर उसे पता लगता है कि राधिका ने अपनी बेकरी खोल ली है एंड उसकी बेकरी काफी अच्छी चल रही है। एंड फिर यहीं पर वीर राधिका से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, और इसलिए वो चाहता है कि राधिका भी उसे जवाब दे, जिस पर राधिका उससे हाँ कर देती है और वो भी वीर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वीर और राधिका दोनों की शादी हो जाती है। अब इसके बाद हमें देखते हैं कि वीर अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कंपनी के बारे में पूरी फाइल बनाता है और वो सीधा प्रकाश की कंपनी में जाता है और वहाँ आकर सारे इन्वेस्टर्स के सामने अपना आइडिया रखता है। अब इस मीटिंग के पूरा होने के बाद ही प्रकाश वीर से कहता है कि सारे इन्वेस्टर्स मान गए हैं और सभी को उसका आइडिया बहुत पसंद आया है, और इसीलिए वो सब मिलकर वीर की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए हैं। अब यहाँ पर मीटिंग के अंदर वीर ने सारे इन्वेस्टर्स से बोला होता है कि वो यूएसए की कंपनी से बहुत ही सस्ते रेट्स में प्लेन खरीदने वाला है, और इसीलिए उसे काफी कम दाम में कई सारे प्लेन्स मिल जाएंगे। एंड इसके लिए यहाँ पर प्रकाश वीर से कहता है कि तुमने मीटिंग के अंदर जिन प्लेन्स की बात की थी तुम इन प्लेन्स को अभी खरीद लो, और खरीद ना सको तो कम से कम एडवांस पेमेंट देकर उन प्लेन्स को ब्लॉक कर दो। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स जो भी पैसा देंगे उस पैसे को आने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर इन 6 महीनों के अंदर उस प्लेन वाली कंपनी ने किसी और को प्लेन्स भेज दिए तो तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए तुम किसी तरह से जल्दी से उन सारे प्लेन्स के लिए एडवांस बुकिंग कर लो। इसके लिए वीर उसे बताता है कि ऐसा करने के लिए 47 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन वीर आगे ये भी बोलता है कि वो अपनी जमीन और घर को गिरवी रख देगा और इन पैसों का इंतजाम करके प्लेन्स को बुक कर लेगा, और सिर्फ बुकिंग नहीं बल्कि उन्हें मलेशिया में लाकर उनकी पेंटिंग वगैरह करके तैयार कर देगा। ये सुनने के बाद प्रकाश उसे कहता है कि तुम इन 6 महीनों के अंदर ये सारा काम कर दो, और साथ ही साथ तुम डीजीसीए का लाइसेंस भी ले आओ, क्योंकि उसके बाद ही तुम अपनी कंपनी खोल पाओगे। और फिर जैसे तुम डीजीसीए का लाइसेंस लोगे और अपने प्लेन्स को तैयार कर लोगे वैसे उसी टाइम पर इन्वेस्टर से तुम्हें पैसा मिल जाएगा, और फिर तुम उसके बाद सिंपली प्लेन्स की पेमेंट करना और अपनी कंपनी को स्टार्ट कर देना। अब इन सब बातों से वीर काफी खुश होता है, और इसीलिए वो सबसे पहले अपने घर और जमीन को गिरवी रखता है और जल्दी से पैसे लेकर प्लेन्स को बुक कर लेता है और उनकी पेंटिंग के लिए उन्हें मलेशिया भेज देता है। लेकिन इसके बाद ही जब वो डीजीसीए के ऑफिस जाता है ताकि उसे डीजीसीए का लाइसेंस मिल सके, तभी वो देखता है कि डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उसे बहुत ज्यादा भगाता है, और 2-3 महीने बीतने के बाद भी वो उसे मीटिंग तक नहीं करता है। और जब भी वीर उसे मिलने आता है तब हमेशा वो वीर को अपने ऑफिस के बाहर बिठाकर भेज देता है। अब इन सबसे वीर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फिर इसके लिए वीर अपनी उसी जर्नलिस्ट फ्रेंड से मिलता है जो कि उसे प्लेन के अंदर मिली थी। वीर को पता लगा होता है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो कुछ दिनों बाद स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं, और इसलिए वीर उस जर्नलिस्ट से कहता है कि वो उसे अपने साथ वहाँ पर लेकर जाए ताकि वीर वहाँ पर जर्नलिस्ट बनकर घुस जाए और फिर वो सीधा प्रेसिडेंट से बात करें ताकि वो उसे लाइसेंस दिलवाने में हेल्प कर सके। अब इसके लिए उसकी दोस्त मान जाती है और वो सीधा उसे प्रेसिडेंट के पास ले जाती है। वीर जब प्रेसिडेंट के पास आता है तब वो किसी तरह से प्रेसिडेंट से बात कर लेता है एंड वो उनसे कहता है कि वो बस उनसे 5 मिनट बात करना चाहता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट मान जाते हैं एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीर को और उसकी जर्नलिस्ट फ्रेंड को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के सामने आने के बाद वीर उन्हें अपने बारे में बताता है एंड वो उनसे ये भी कहता है कि वो अपनी खुद के एरोप्लेन की कंपनी खोलना चाहता है जिसके अंदर वो गरीब लोगों को एरोप्लेन में ट्रैवल करवाना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसे कहते हैं कि आखिर वो ये सब करना क्यों चाहता है, क्योंकि हर किसी के कुछ ना कुछ करने के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, और इसीलिए ऐसा करने के पीछे वीर का क्या मोटिव है। ये सुनने के बाद वीर उन्हें अपनी स्टोरी बताता है, और वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहता है कि असल में जब वो एयरफोर्स के अंदर था तब अपनी ड्यूटी करने के दौरान उसे एक दिन उसकी मदर का फोन आता है जो कि वीर को बताती है कि उसके फादर की तबियत 2 हफ्तों से बहुत ज्यादा खराब है, और अब शायद से ऐसा भी हो सकता है कि उसके फादर की मौत भी हो जाए। एंड इसीलिए वीर के फादर हमेशा ही बोलते रहते हैं कि वो वीर को देखना चाहते हैं, वीर से मिलना चाहते हैं। एंड फिर इसके लिए वीर की मदर फोन पर वीर से कहती है कि वो जल्दी से अपने फादर से मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि शायद से उसके फादर के पास बहुत ही कम टाइम है। ये बात सुनकर वीर को बहुत बड़ा झटका लगता है, और इसीलिए वो अपने फादर से मिलने के लिए जल्दी से छुट्टी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से जाने के दौरान वीर के जो दोनों दोस्त होते हैं वो वीर के हाथों में कुछ पैसे देते हैं, और वो वीर से कहते हैं कि वो सीधा प्लेन की टिकट ले लें और सीधा फ्लाई करके अपने गाँव पहुंच जाए, क्योंकि बाय रोड उसे अपने गाँव जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए वीर सीधा एयरपोर्ट जाता है और वहाँ पहुंचकर 6000 रुपए देकर टिकट लेने की कोशिश करता है। लेकिन वीर को पता लगता है कि असल में वो जिस प्लेन से जाना चाहता है उस प्लेन की इकोनॉमी की टिकट बिक चुकी है जो कि 6000 की है, और इसीलिए इस टाइम पर सिर्फ बिजनेस क्लास की टिकट अवेलेबल है जो कि पूरे 12000 की है। लेकिन वीर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, और इसीलिए वो ये पूछता है कि अगला प्लेन कब मिलने वाला है। बट एयरपोर्ट वाले उसे बताते हैं कि अगला जो प्लेन है वो सीधा 2 दिन बाद उड़ेगा, और ये प्लेन अगले 5 मिनट में टेक ऑफ करने वाला है। इसीलिए अगर उसे प्लेन से ट्रैवल करना है तो उसे जल्दी से पूरे पैसे लाने पड़ेंगे, अदरवाइज उसे टिकट नहीं मिलेगी। अब ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और फिर इसके लिए एयरपोर्ट पर जितने भी लोग होते हैं वो उन सबसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे 6000 रुपए उधार दे दें, और वो जैसे अपने गाँव पहुंचेगा वो वैसे उधार के पैसे उन्हें वापस कर देगा। और भरोसा दिलाने के लिए वो सभी को ये भी बताता है कि वो असल में एयरफोर्स का ऑफिसर है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि पूरे एयरपोर्ट के अंदर वीर की हेल्प कोई भी नहीं करता है, और इसीलिए कुछ टाइम बाद सिक्योरिटी आती है और वो वीर को उठाकर बाहर फेंक देती है। अब इन सबके बाद वीर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, और इसीलिए उसे अपने गाँव बाय रोड जाना पड़ता है, जिनमें वो ट्रेन का यूज करता है और बस का यूज करता है। लेकिन एज ऑफ कोर्स ऐसे अपने गाँव पहुंचने में उसे काफी दिन लग जाते हैं, और इसीलिए जब अपने घर पहुंचता है तब वीर ये देखता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है एंड उसके फादर को मरे हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। यहाँ वीर की मदर जैसी वीर को देखती है वैसी वो वीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, एंड वो वीर से कहती है कि क्या वो अपने फादर से इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो मरने टाइम पर भी उन्हें देखने नहीं आया, और आखिर उसे ऐसा कौन सा गुस्सा था जिसकी वजह से उसने अपने फादर को मरने के बाद आग भी नहीं दिया। लेकिन ये सब सुनकर वीर को बहुत बुरा लगता है, और वो रोते हुए अपनी मदर को बताता है कि असल में उसे जैसी खबर मिली थी वैसे वो अपने गाँव आना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्लेन की टिकट खरीद के गाँव आ सके, और इसीलिए बाय रोड उसे गाँव आने में बहुत दिन लग गए। लेकिन ये सब सुनने के बाद ही वीर की मदर उससे कहती है कि उसके पिता का मरते हुए सपना था कि वो मरने से पहले अपने बेटे वीर को अपने सामने देख लें, और जब उनकी मौत हो तब उनका बेटा वीर उनके पास हो और वो मरने के बाद उनकी चिता को आग दे। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई, यहाँ तक कि उनकी चिता को आग भी किसी और ने दी है। अब इन बातों को सुनकर वीर बहुत ज्यादा टूट जाता है, और इसीलिए उसी दिन वीर ये डिसाइड करता है कि जो आज उसके साथ हुआ है वो वैसा और किसी के साथ नहीं होने देगा, क्योंकि प्लेन की टिकट के महंगी होने की वजह से वो प्लेन की टिकट को खरीद नहीं पाया और टाइम से अपने मरते पिता को देख नहीं पाया। लेकिन अब वो ऐसा अपने देश के किसी भी आदमी के साथ नहीं होने देगा, और वो उन सब के लिए प्लेन की टिकट को सस्ता कर देगा। अब इसके बाद ही वीर की कहानी खत्म होती है और स्टोरी सीधा प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वीर ने अपनी पूरी कहानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुनाया होता है। ये सब सुनकर डॉक्टर कलाम उसकी कंपनी के लिए एग्री कर देते हैं, एंड वो डीजीसीए को डायरेक्शन देते हैं कि वो जल्दी से वीर को लाइसेंस दे। और फिर अगले पल हमें देखते हैं कि वीर को उसका लाइसेंस मिल जाता है। अब वीर के पास डीजीसीए का लाइसेंस भी होता है, एंड उसने प्लेन्स की एडवांस बुकिंग करके उन सबको तैयार भी करवा दिया होता है। और फिर इसलिए वीर को ऐसा
लगता है कि अब वो जल्दी से अपनी कंपनी स्टार्ट कर देगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही वीर को उसके दोस्त का फोन आता है और वीर का दोस्त उसे बताता है कि असल में डीजीसीए ने कानून को बदल दिया है और अब वो लोग जिस कंपनी से उनके प्लेन्स खरीदे थे उस कंपनी से डीजीसीए ने उनके ब्लूप्रिंट्स मांगे हैं। और ब्लूप्रिंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज की सारी जानकारी, जैसे कि उस चीज को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है और वो चीज फंक्शन कैसे करती है। और अब क्योंकि डीजीसीए ने उस प्लेन की कंपनी से उसके ब्लूप्रिंट्स मांग लिए थे, इसीलिए प्लेन की कंपनी ने ब्लूप्रिंट्स देने से मना कर दिया और वीर की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि एज ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी अपने सीक्रेट्स को कभी बाहर रिवील नहीं करती है। अब ये सारी बातें सुनकर वीर को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार डीजीसी ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया है। इसके लिए वो सीधा डीजीसी के पास जाता है और वो उनसे इसकी वजह पूछता है। लेकिन तब वीर को पता लगता है कि असल में डीजीसी परेश गोस्वामी से मिला हुआ है और उसने उसके कहने पर ये सब किया है और इसीलिए वो डीजीसी से झगड़ा करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसके बाद वीर सीधा प्रकाश के पास जाता है, यानी कि अपने वीसी के पास, एंड वो वहाँ पहुंचकर उससे सारी बातें बताता है। और फिर वो प्रकाश से कहता है कि वो डीजीसी से बात करके इस रूल को हटवाए और जो इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे हैं उस पैसे को भी जल्दी से रिलीज कर पाए ताकि वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर वीर को एक और बड़ा झटका लगता है और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर प्रकाश वीर को बताता है कि असल में उसने वीर को धोखा दिया है और ये सब उसने किया है परेश गोस्वामी के कहने पर। आगे वो बताता है कि वो भी परेश गोस्वामी का आदमी है और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसकी कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो भी परेश गोस्वामी है और इसीलिए वीर को कोई पैसा नहीं मिलने वाला। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो उसे ये भी क्लियर कर देता है कि डीजीसी ने जो रूल को चेंज किया है वो भी उसने परेश गोस्वामी के कहने पर ही किया है, इसीलिए परेश गोस्वामी वीर को बर्बाद कर चुका है। और फिर आगे प्रकाश वीर से कहता है कि अब उसे अपनी प्लेन की कंपनी खोलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अब तो उसे ये सोचना चाहिए कि आखिर वो अपने कर्जे कैसे पूरे करेगा। अब ये सब सुनकर वीर को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे परेश गोस्वामी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो उसे झगड़ा करने के लिए सीधा उसके पास जाता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तभी उसके गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और वो वीर को मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं। अब वीर को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है और इसलिए जब वो अपने घर आता है तब वो अपनी पत्नी से भी झगड़ा करता है और अपने दोस्तों से भी बहस करता है, क्योंकि अब वीर को कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके सारी चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है और फिर उसी दौरान उसे ये भी पता लगता है कि वीर की वाइफ प्रेग्नेंट है एंड इसीलिए वीर को थोड़ी सी खुशी भी होती है। अब एक दिन वीर ये देखता है कि सुबह सुबह उसकी वाइफ छत पर बहुत सारी छोटे छोटे चिड़ियों को दाना दे रही है और इसीलिए वीर उसे देखने आता है। लेकिन यहाँ पर वीर ये नोटिस करता है कि उसकी वाइफ जब बर्ड्स को दाना डाल रही होती है तब वहाँ पर बहुत सारी छोटे छोटे चिड़िया भी दाना खाने आती है और कई सारे बड़े बड़े कबूतर भी दाना खाने आते हैं और इसीलिए उन सबको देखकर वीर ये कहता है कि ये जो सारे बड़े पक्षी हैं इन्हें ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये लोग ऊंचा भी उड़ते हैं। लेकिन जो ये छोटी छोटी चिड़िया है ये ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती बल्कि थोड़ा नीचे उड़ती है और इनका साइज भी काफी छोटा होता है और इसीलिए इनका पेट बहुत ही कम खाने में भर जाता है। एंड फिर ये सब सोचकर वीर को एक बहुत ही बड़ा आइडिया आता है, जिस आइडिया के अंदर वो डिसाइड करता है कि अब वो नॉर्मल पैसेंजर्स प्लेन को यूज नहीं करेगा, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो सारे पैसेंजर प्लेन्स काफी बड़े होते हैं और वो बहुत ऊपर उड़ते हैं, इसीलिए ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से उनमें ज्यादा फ्यूल डालना पड़ता है। एंड इसीलिए वीर ये डिसाइड करता है कि अब से वो अपने लिए कार्गो प्लेन्स को यूज करेगा और कार्गो प्लेन्स के अंदर अपने पैसेंजर्स को बिठाएगा। और अब क्योंकि कार्गो प्लेन्स काफी छोटे होते हैं एंड वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं, इसीलिए उनका काम कम फ्यूल में चल जाता है। अब वीर सीधा इस आइडिया को अपने दोस्तों को बताता है और फिर अमेरिका की ऐसी कंपनी से बात करता है जिस कंपनी के पास बहुत सारे कार्गो प्लेन्स होते हैं एंड फिर वो उनसे डील करके पार्टनरशिप कर लेता है और उनके कार्गो प्लेन्स को यूज करने के लिए उन्हें मना लेता है। हालांकि जब वीर पूरी प्लानिंग कर लेता है तब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस बात को डिस्कस करता है कि अब उन्हें अपनी कंपनी को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। एंड फिर तभी उन्हें पता लगता है कि अभी भी सब कुछ करने के बाद भी उन्हें 3 से 4 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि इतने पैसे के बिना कंपनी को चलाना इम्पॉसिबल है। अब इस बात को सोचकर वीर और उसके दोनों दोस्त काफी दुखी होते हैं। लेकिन तभी इसी टाइम पर वीर से मिलने के लिए उसके गांव से उसका एक दोस्त आता है जो कि वीर को बोलने होता है कि उसकी बहन की शादी होने वाली है और इसलिए वो वीर को और उसके दोनों दोस्तों को इन्वाइट करने आया है। लेकिन यहाँ पर अगर उसे पता लगता है कि असल में वीर को अपनी कंपनी चलाने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चाहिए एंड फिर इसके लिए वीर के गांव का दोस्त सीधा अपने गांव जाता है और अपने गांव के सारे लोगों को वीर के बारे में बताता है। और अब क्योंकि पूरे गांव को वीर पर बहुत भरोसा होता है इसलिए वो सब लोग अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी को वीर के अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे कि कोई 2 लाख डालता है, कोई 10 लाख डालता है, कोई 20 लाख डालता है, कोई 30 लाख डालता है और इसी तरह से जो जितनी मदद कर सकता है वो उतनी मदद करता है। और फिर इस तरह से पूरा गांव मिलकर वीर के पैसों को जुगाड़ कर लेता है। लेकिन पहले तो वीर इन पैसों को देकर उन सबसे मना करता है, पर वो सब लोग वीर से कहते हैं कि वो सभी वीर के साथ उसके सपने को पूरा करना चाहते हैं और इसलिए उनकी बातों को सुनकर वीर एग्री हो जाता है एंड वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस टाइम पर भी परेश गोस्वामी वीर के आगे बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करता है, जैसे कि वो पहले तो नॉर्मल एयरपोर्ट्स के अंदर उसकी लैंडिंग नहीं होने देता है और उसके प्लेन्स को वहां से टेक ऑफ करने के लिए मना करवा देता है। और फिर इसके लिए वीर अलग अलग लोकेशंस को डिसाइड करता है और उन सारी जगहों पर अपने खुद के रनवेज बनाता है। लेकिन इसके बाद परेश गोस्वामी जितने भी पायलट्स होते हैं उन सबको डबल सैलरी देकर खरीद लेता है ताकि वीर को उसकी कंपनी के लिए कोई भी पायलट न मिले। लेकिन तब भी वीर हार नहीं मानता है और वो अपने एयरफोर्स वालों से कॉन्टैक्ट करता है और एयरफोर्स के जितने भी रिटायर्ड पायलट होते हैं वो उन सबको रिक्रूट कर लेता है, क्योंकि जो नॉर्मल पायलट होता है उसकी रिटायरमेंट एज होती है 61 और एयरफोर्स के पायलट्स की रिटायर एज होती है 57 एंड इसीलिए एयरपोर्ट्स के जो पायलट है वो 4 साल तक और फ्लाई कर सकते हैं और वीर उन सबको अपने प्लेन्स को उड़ाने के लिए ले आता है। अब इसके बाद हमें पता लगता है कि वीर की एयरप्लेन कंपनी का नाम एयर डेक्कन होता है और अपनी एयर डेक्कन कंपनी के अंदर वीर टिकट प्राइस को 1 रुपए से स्टार्ट करता है। मतलब कि प्री बुकिंग के अंदर आपको टिकट 1 रुपए की मिलेगी और जिस तरह से धीरे धीरे करके आप लेट करेंगे और ट्रैवल टाइम के आसपास आते जाएंगे तब धीरे धीरे करके टिकट के प्राइस महंगे होते जाएंगे। लेकिन तब भी टिकट के जो दाम होते हैं वो 1500-2000 से ज्यादा नहीं होते हैं, ताकि जो भी लोग ट्रेन में ट्रैवल कर पा रहे हैं वो सब लोग कल को प्लेन में भी ट्रैवल कर सकें। अब इन सबके बारे में इंडिया का एविएशन मिनिस्टर भी देखता है और इसलिए वो भी वीर से मिलने आता है एंड वो वीर की इस कंपनी की बहुत तारीफ करता है। इसके बाद ही वीर अपनी पहली फ्लाइट उड़ाता है और उस फ्लाइट के अंदर वीर खुद भी बैठता है और एविएशन मिनिस्टर भी आकर बैठता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि परेश गोस्वामी इस प्लेन के अंदर गड़बड़ी करवा देता है, जिस वजह से जैसे प्लेन स्टार्ट होता है और थोड़ा आगे चलता है वैसे एक तरफ के इंजन से धुआं आने लगता है और धीरे धीरे करके प्लेन आग पकड़ लेती है, जिसके बाद सभी लोगों को धीरे धीरे करके जल्दी से प्लेन से उतारा जाता है और एविएशन मिनिस्टर भी वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। लेकिन ये पूरी बातें मीडिया में हाईलाइट हो जाती है और सब लोगों को ये लगता है कि एयर डेक्कन कंपनी फेल हो चुकी है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ ही परेश गोस्वामी सीधा मीडिया के सामने आता है एंड वो भी सबको डराते हुए बोल देता है कि वीर असल में एक पागल इंसान है जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी के प्लेन्स में सभी लोगों को ट्रैवल करवा रहा है और उसे किसी की भी जान की कोई परवाह नहीं है, इसलिए कोई भी एयर डेक्कन कंपनी में ट्रैवल न करे। लेकिन ये सब देखकर वीर भी मीडिया के सामने आता है और वो भी सबके सामने क्लैरिटी देता है एंड वो साबित कर देता है कि जो हादसा हुआ है उसमें उसका और उसकी कंपनी की कोई गलती नहीं थी। इसके साथ ही वीर पब्लिक को ये भी बताता है कि गवर्नमेंट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और जितने भी टेस्ट हैं उसकी कंपनी ने वो सारे टेस्ट पास कर रखे हैं, इसलिए उसके सारे प्लेन्स बिल्कुल सिक्योर और सेफ हैं और इसलिए सभी लोग बड़े आराम से उसके प्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके आगे वीर ये बोलता है कि अगर अभी भी किसी को भरोसा नहीं है तो वो फ्लाइट की और टेस्टिंग करेगा और उन फ्लाइट्स के अंदर अपनी मदर, अपनी वाइफ और अपनी बेटी को भी ट्रैवल करवाएगा। और वीर की बेटी अभी 8 दिन पहले पैदा हुई होती है। लेकिन इसके साथ ही वीर टिकट्स को ओपन कर देता है और वो सभी से कहता है कि जो भी लोग टिकट्स को बुक करना चाहते हैं वो लोग
लोग बुक कर सकते हैं। इसके लिए वीर का जो दोस्त होता है वो एक सॉफ्टवेयर से वेबसाइट डेवलप करता है ताकि वहाँ से सभी लोग प्लेन की टिकट्स को बुक कर सकें। और फिर इसके बाद ही वीर अलग अलग शहरों के अंदर अपने प्लेन्स को डिप्लॉय कर देता है और खुद मुंबई में आ जाता है और वहाँ के प्लेन के सामने इस बात का इंतजार करने लगता है कि जल्दी से वहाँ पर लोग आएंगे और वो सब उसके प्लेन में ट्रैवल करेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वीर को पता लगता है कि उसके प्लेन में जाने के लिए किसी ने भी बुकिंग नहीं की है एंड इसीलिए वीर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन जब वीर निराश होकर वहाँ से वापस जा रहा होता है तभी उसका वो दोस्त जिसने वेबसाइट बनाई होती है वो भागता हुआ वीर के पास आता है और वो वीर को बताता है कि जो भी हुआ है वो उसकी गलती है, क्योंकि असल में उसने जो बुकिंग की वेबसाइट बनाई थी उस पर मुंबई से बहुत सारे लोगों ने बुकिंग की थी, लेकिन वेबसाइट के ग्लिच की वजह से उन सबकी टिकटें कैंसिल हो गई थी। इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी टिकट बुक नहीं किया, लेकिन असल में हजारों लाखों लोगों ने टिकट बुक की थी। और इसीलिए अगर मुंबई के अलावा दूसरे शहरों की बात करें तो बाकी दूसरे शहरों में जहां उनके प्लेन्स फ्लाई करने वाले थे उन सभी जगहों पर टिकटें बुक हुई हैं। और सिर्फ टिकटें बुक नहीं हुई है बल्कि सारी प्लेन्स की टोटल सीटें बुक हुई हैं और उनकी प्लेस में बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया है। एंड फिर इसके कुछ टाइम बाद हमें पता लगता है कि वीर का दोस्त जो बातें कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरे शहरों में उनकी कंपनी के जो भी प्लेन्स होते हैं वो सबके सब सक्सेसफुली उड़ते हैं और जहां उन्हें जाना होता है वहां पर लैंड करते हैं। एंड इस तरह से एयर डेक्कन कंपनी के जितने प्लेन्स होते हैं उन सबकी पहली उड़ान बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। और अब इसीलिए ये सब जानकर वीर को बहुत ज्यादा खुशी होती है एंड वीर ये समझ आता है कि आज उसका सपना पूरा हो चुका है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वीर को एक फोन कॉल आता है जो फोन परेश गोस्वामी का होता है और परेश गोस्वामी वीर से कहता है कि उसने न्यूज़ पर उसके प्लेन्स के बारे में देखा है और अब वो जानता है कि उसके सारे प्लेन्स सक्सेसफुली फ्लाई कर रहे हैं। एंड इसीलिए वो वीर को ऑफर देता है कि वो उसकी कंपनी के अंदर उसका पार्टनर बनना चाहता है एंड वो भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन इस बार वीर उस पर गुस्सा होता है और वो परेश गोस्वामी को ना कह के उसका फोन काट देता है। एंड फोन काटने से पहले वो परेश गोस्वामी से कहता है कि अब वो चाहे जितना भी रोक ले लेकिन तब भी अब से इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी हवा में उड़ेगा और अब कोई भी उन्हें उड़ने से रोक नहीं पाएगा। एंड फिर वीर के ऐसा बोलने के बाद ही हमें देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो